हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पहली बार एनर्जी एनर्जी ट्रांजिशन यानी एनर्जी ट्रांजिशन मीन्स एक एनर्जी सोर्स जो अभी यूज कर रहे हैं उसको छोड़कर दूसरा यूज कर रहे हैं यानी दूसरे को अपनाना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो पहली बार एनर्जी ट्रांजिशन पर घरेलू रिपोर्ट मीन्स ऐसा रिपोर्ट जो केवल इंडिया पर विचार किया हो और इंडिया के एक्सपोर्ट वगैरह उसमें काम किया हो। तो यह पहली बार ऐसा रिपोर्ट हुआ है। और ये एनर्जी ट्रांजिशन की क्या जरूरत है? चूंकि हमारा जो नेट जीरो टारगेट इमिशन है वह 2070 है। अभी धीरे धीरे सारा चीज समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। 2070 है, तो वह कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसमें क्या क्या बाधाएं आएगी, कितने पैसे लगेंगे, बहुत सारे रिकमेंडेशन किए हैं रिपोर्ट। ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। नेट जीरो टारगेट क्या है या कहां से आया, है ना, ये सारे चीज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यह क्यों चर्चा में है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। यानी एनर्जी ट्रांजिशन जो कि पॉसिबल नेट जीरो टारगेट को प्राप्त करे, उसको सारे को जितने भी पॉसिबिलिटी है उसको सिंक्रोनाइज किया गया। लेकिन उसमें क्या है, एनर्जी क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल, यानी हर कोई अफोर्ड कर ले, हर कोई इसको यूज कर ले, और क्लीन होना चाहिए। क्लीन क्यों? जो एनर्जी सोर्स अगर यूज हम करें तो उसमें कुछ ऐसा पॉल्यूटेंट नहीं निकले जिससे हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो जाए, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाए। क्लियर? मीन्स मोटा मोटी क्या है, या जो रिपोर्ट है वह नेट जीरो इमिशन के ऊपर है। क्लियर? अब नेट जीरो थोड़ा सा समझते हैं। नेट जीरो इमिशन COP21 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको प्लेज किया था कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन हम करेंगे। क्लियर? या UNFCCC का हर साल होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हर साल यह होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सारे देश बैठ के क्लाइमेट चेंज के बारे में विचार करते हैं कि क्या क्या उपाय किए जाए कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन वगैरह कम हो, यानी ऐसा उपाय किया जाए कि हमारा क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। अब आते हैं या नेट जीरो क्या होता है। नाम से ही पता चलता है नेट जीरो, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध शून्य, या इसको तटस्थता कहिए, तटस्थता ज्यादा अच्छा लगेगा। तटस्थता है यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशन में तटस्थता, नेट जीरो इमिशन, हिंदी में भी नेट जीरो ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हम ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेंगे, 2070 की बात हो रही है, 2070 तक ये अचीव कर लेंगे। जो भी हम ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन हाउस गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नॉक्स हो गया, है ना, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम इन्वायरमेंट से अवशोषित कर लेंगे, यानी इन्वायरमेंट से हटा देंगे। अब इसके लिए कई कारण, कैसे हटाएंगे? एक तो है कि पेड़ पौधे उतना हम लगा दें, वन वगैरह उतना लगा देंगे तो खुद या ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। दूसरा क्या है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, यानी 2070 तक अगर हम 100 टन अगर CAG ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं तो 100 टन इन्वायरमेंट से हम सोख लेंगे। तो क्या होगा, जितना हम इमिशन किए, जितना हम इमिट किए, उतना ही हम ले लिए। इस स्थिति को बोलते हैं नेट जीरो इमिशन। कुछ नहीं इमिशन किए, जितना हम किए उतना ने लिए। अब ये एक और टर्म होता है कार्बन न्यूट्रल। यह दोनों अलग अलग। कार्बन न्यूट्रल में केवल कार्बन डाइऑक्साइड पे विचार किया जाता है, यानी कंपनी जो भी कंपनी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड वह इमिट करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उतना कार्बन डाइऑक्साइड या पेड़ पौधे लगा के उतना इन्वायरमेंट से हटा देंगे। इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। और यहाँ पे नेट जीरो, नेट जीरो में याद रखिएगा, या पीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे ग्रीन हाउस गैस आते हैं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आते हैं। जो भी ग्रीन हाउस गैस है सारे आते हैं इसमें कार्बन न्यूट्रल में। समझ गए? मोटा मोटी जितना हम इमिट करेंगे उतना इन्वायरमेंट से निकालेंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं नेट जीरो इमिशन।
तो यह कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है, ये सारी इस रिपोर्ट में बताया गया है। और यह रिपोर्ट अपने तरह का पहला रिपोर्ट है जो स्वतंत्र और डोमेस्टिक स्टडी यानी घरेलू अध्ययन पे आधारित है। और यह जो क्रिटिकल एरिया है, चूंकि अभी इकोनॉमी हमारा हमारा क्या सभी देश का इकोनॉमी एनर्जी पे ही डिपेंड होता है। अभी हम विकासशील देश है तो थोड़ा सा ज्यादा इसका जरूरत है। यह रिपोर्ट सरकारी है, प्रिपेयर्ड किया है IIM अहमदाबाद, जो स्टडी प्रोजेक्ट दिया गया था ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और यह इनको स्टडी दिया गया था नवंबर 2021 में, जो 3 अप्रैल 2024 को इन्होंने प्रेजेंट किया इस रिपोर्ट को। क्लियर आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या क्या दिया गया था स्टडी करने के लिए मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के तरफ से IIM अहमदाबाद को, कि क्या आपको रिपोर्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उनको दिए गए थे, लेकिन सारे क्वेश्चंस का मेन क्या है कि इंडिया एनर्जी ट्रेजेक्ट्री के बारे में ही दिया गया था। जैसे कितना एनर्जी इंडिया को जरूरत पड़ेगी एक अच्छे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाने के लिए, यानी ह्यूमन का विकास करने के लिए, है ना। अब ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा तो बीमार से लोग मरेंगे तो अच्छा विकास तो नहीं होगा। दूसरी बात की इकोनॉमी के लिए एनर्जी जरूरत है तो अच्छा इकोनॉमी होगा, तभी तो उनका विकास होगा, है ना। और अच्छा एक ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास सूचकांक के लिए क्या क्या पाथवे होगा, क्या क्या रास्ता होगा, ये सुझाइए इस रिपोर्ट में दिया गया था। दूसरा बात कि क्या एनर्जी मिक्स प्रोजेक्शन होगा 2070 तक। क्यों? क्योंकि 2070 हमारा टारगेट ईयर है नेट जीरो अचीव करने का। तो एनर्जी जो जैसे अभी मेन एनर्जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसमें कोल है, इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो क्या एनर्जी मिक्स करेंगे अभी हम, जैसे 3 पॉइंट समथिंग है अभी न्यूक्लियर एनर्जी का, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को मिक्स करेंगे, तो क्या क्या करेंगे। दूसरी बात, ये सारे काम करने के बाद जो इंड यूजर है, जो यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं और उसका बिल देते हैं, उन पर क्या कॉस्ट पड़ेगा, है ना। दूसरी बात की कार्बन इमिशन 2070 तक क्या होगा, है ना। और ये सारे काम करने में कितने इन्वेस्टमेंट यानी कितने पैसे की जरूरत होगी, या एनर्जी ट्रांजिशन यानी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जाने का नेट जीरो 2070 तक अचीव करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस दिए गए थे उनको कि भैया इसका आंसर एनालाइज करके रिपोर्ट बताओ। तो उन्होंने कंक्लूड, अब उन्होंने कंक्लूड क्या किया वो देखिए। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहला उनका कंक्लूजन था कि भैया कोयला को अगले 2 दशक तक आप नहीं हटा सकते, वह आपके एनर्जी सिस्टम का बैकबोन होगा, इंडिया का एनर्जी सिस्टम। तभी तो प्रधानमंत्री ने फेज आउट में नहीं शामिल हुआ। यानी बहुत सारे विकसित कंट्रियां बोल रहे हैं कि फेज आउट में कोल के यूज को दूर करें, लेकिन यह रिपोर्ट बताया कि अगले 20 साल तक आप कोयला पे ही निर्भर रहेंगे, है ना। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि नेट जीरो जो टारगेट है वह कभी पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करें और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का इस्तेमाल नहीं करें, 2070 तक जो टारगेट है। अब इसमें न्यूक्लियर पावर का एक रोल दे दिया गया, इस रिपोर्ट में बताया केवल न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं हो सकता, जैसे सोलर और विंड, न्यूक्लियर पावर भी करना पड़ेगा, जो हमारे पास लगभग 3% ही अभी यूज कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद नेट जीरो जो एनर्जी सिस्टम है 2070 तक, उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना पड़ेगा, यानी उनके कार्बन इमिशन को रोकना पड़ेगा। मतलब अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कि वह एनर्जी सेक्टर में है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है उतना इन्वायरमेंट से उनको निकालना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा रूल रेगुलेशन सरकार बनाए। चूंकि उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, उसमें रेंज बताया है कि 2070 तक हम लोग लगभग 0.56 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड से 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेंगे इन्वायरमेंट में। क्लियर। इसके अलावा जो अब इसके लिए पैसे की कितनी जरूरत होगी, इसके लिए पैसे की जरूरत होगी लगभग 150 से 200 लाख करोड़ रुपए।
ये उन्होंने कंक्लूड किया है। अब इसमें एक नई चीज आई है देखने में कि न्यूक्लियर पावर पर, हालांकि इंटरनेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी न्यूक्लियर पावर की बात की है। अब इसी के कारण एक न्यूक्लियर पावर एनर्जी समिट पहली बार हुआ है जिसमें मैं वीडियो बनाया हूं, जाके इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा, एक बार देखिएगा, और इसका एंड स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा लिंक इसका, है ना। अब आते हैं कि रेकमेंडेशन क्या किया है इस रिपोर्ट में। यह रेकमेंडेशन किया है कि जो भी अल्टरनेट एनर्जी सिस्टम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में, उसके लाइफ साइकिल को असेसमेंट करें। अब लाइफ साइकिल क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल उसका क्या होगा, रिएक्टर बनाएंगे आप, यूरेनियम लाएंगे आप, इसके अलावा उसमें टेक्नोलॉजी से डालेंगे आप, कोर लोडिंग होगा, क्रिटिकल अचीव होगा, क्या होगा, लाइफ साइकिल हो गया। अगर आप सोलर की बात करेंगे तो सोलर सेल बनाएंगे, उसके बाद में मॉड्यूल बनाएंगे, उसके बाद में क्या, पैनल बनाएंगे, है ना। तो इस सारे चीज में इस सारे को ले जाके माउंट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगी। इस पे भी मैं सोलर वेस्ट पे एक वीडियो बनाया हूं, चेकआउट कीजिएगा। तो ये इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो जो भी एनर्जी आप अल्टरनेट यूज करने जा रहे हैं उसके लाइफ साइकिल को असेसमेंट कीजिए। जैसे पिछले वीडियो में बताया हूं, न्यूक्लियर एनर्जी वाला वीडियो में, इसमें बताया हूं कि जो भी अगर न्यूक्लियर एनर्जी का लाइफ साइकिल असेसमेंट करे तो यह रिन्यूएबल एनर्जी से बेटर है ना। तो उस पे ज्यादा ध्यान दें। और दूसरी बात कि जो भी अल्टरनेटिव एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इंसेंटिवाइज करें, यानी उसमें कुछ प्रोत्साहन दे जो यूज करने वाले को। जैसे सोलर एनर्जी है, गवर्नमेंट देती है, बहुत महंगा होता है लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो इस तरह का आप दे। इसके अलावा अब रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने बोला कि जो भी बैटरी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल आप कीजिए, लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी उस मिनरल से बनाइए जो हमारे पास है। जैसे हमारे पास लिथियम है ही नहीं, तो लिथियम आयन बैटरी को प्रमोट कर क्या करेंगे, बहुत सारे पैसे लगेंगे लिथियम मंगाने में। तो उसके लिए उन्होंने एक ये एग्जांपल दिया कि वनाडियम बेस्ड फ्लो बैटरी हम बनाए, है ना, और इसी का इस्तेमाल करें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लियर। इसके अलावा हाइड्रोजन एविडेंटली प्रेजेंट नेचर में है, तो हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिक्स करें, इसके लिए रेगुलेटरी को चेंज करें क्योंकि हाईली इनफ्लेमेबल गैस है ना। उसके बाद में यूरेनियम स्टोरेज फैसिलिटी को थोड़ा सा रेजिलियंस करें। अब इसके लिए हमने क्या किया, सेकेंड स्टेज में अभी कोर लोडिंग शुरू किया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, है ना। इसके अलावा थर्ड स्टेज में थोरियम यूज करेंगे, तो इस पे जोर दे। ये सारे चीज उन्होंने रिकमेंडेशन में किया। अब जो सेकेंड स्टेज पहली बार हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग शुरू किया है, यानी इसमें फ्यूल डालना शुरू किया है, उसके बाद में इसको चेक करेंगे, उसको बोलेंगे क्रिटिकली अचीव। इसका खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खड़ा होकर काम देखे, तो इसको भी चेकआउट कीजिएगा, इसमें सारी चीज बताया गया है। तो इस पे ध्यान दे, या यूरेनियम का अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि यूरेनियम हमारे पास नहीं होता लेकिन थोरियम हमारे पास पूरे विश्व का 25% है। तो इसीलिए हम 3 स्टेज वाले नाभिकीय ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दूसरा चरण ये एफबी रिएक्टर है जिसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करते हैं। तो यह रिपोर्ट इस पे भी बात किया है ना, ये रिपोर्ट इस पे भी बात किया कि वो रेजिलियंस किया जाए स्टोरेज को, है ना। अब स्टोरेज को रेजिलियंस कैसे किया जाएगा, हमारे पास तो है नहीं, तो सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में इन किया जाएगा। क्लियर, इसको भी चेकआउट कीजिएगा। चलिए, अब नेट जीरो टारगेट थोड़ा सा शुरू में बता चुका हूं आपको। 2021 में कोप 26 का यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम नेट जीरो इमिशन जो है टारगेट 2070 तक अचीव, यानी 2070 तक जितना हम इमिट करेंगे उतना हम इन्वायरमेंट से निकाल लें। लेकिन यह टारगेट इंडियन रेलवे ने एक अलग अचीव किया है कि हम नेट कार्बन इमिटर जो है वह 2030 तक बन जाएंगे। अब यहां पे कार्बन है, देखिए जीरो नहीं है, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेंगे उतना हम निकाल लेंगे 2030 तक। इंडियन रेलवे का है और यह इंडियन गवर्नमेंट का है। आया बात समझ में। चलिए, तो यार न्यूज, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और यह अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।